जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल MS एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले लेक्चर में प्रकाश की पूरी तरह से इंट्रोडक्शन दे चुका था और साथ ही साथ प्रकाश में कैसे कैसे घटनाएं होती है उसको भी बता चुका था। आज से पढ़ना है हम लोगों को उसी क्लास 10 की जो साइंस है, उस साइंस में दर्पण मीन्स कहने का मतलब पढ़ना है हम लोगों को मिरर। क्या पढ़ना है जी? मिरर। तो स्टार्ट करते हैं हम दर्पण से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? दर्पण से। देखिए यहाँ पे दर्पण लिखा गया। क्या लिखा गया है? दर्पण। अच्छा, हम पूछना चाहते हैं ये दर्पण होती क्या है? दर्पण होती क्या है? सबसे पहले दर्पण को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि इनकी जो पार्ट होती है, मतलब इनकी जो दर्पण की जो भाग होती है, इस भाग को पहले पढ़ लें। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो दर्पण होती है ना, ये दर्पण दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार की। अब पूछोगे नहीं है भाई कौन सा पूछोगे ना, तो दर्पण दो प्रकार की होती है, तो पूछोगे ना कौन सा। याद रखिएगा दर्पण दो प्रकार की, एक एक प्रकार और दूसरी प्रकार। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार होता है समतल। क्या होता है? समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण। कौन होता है? गोलीय दर्पण। लेकिन तुम लोग कहोगे सर हम तो छोटे क्लास में पढ़े थे कि दर्पण दो प्रकार की होती है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होती है। लेकिन फिर आप कैसे बता रहे कि दर्पण दो प्रकार की होती है, एक समतल दर्पण होती है, एक गोलीय दर्पण होती है। याद रखिए दर्पण रियल में दो प्रकार की होती है, समतल और गोलीय। लेकिन आप लोग जो पढ़े हैं ना, याद रखिएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दर्पण गोलीय दर्पण की प्रकार होती है। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक, अब पूछोगे कौन कौन सी? याद रखिए पहला आपका दर्पण जो होता है अवतल होता है, अवतल दर्पण। ठीक, दूसरा क्या होता है जी? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण समझो। देखिए दर्पण जो होती है, दर्पण की जो प्रकार होती है वो दर्पण कहलाती है ना, दो प्रकार की होती है। लेकिन याद रखिएगा जो दर्पण होती है दो प्रकार की, एक प्रकार होता है समतल, एक होता है गोलीय। लेकिन जो गोलीय दर्पण होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सर ये दर्पण होती क्या है, तो हम समझेंगे कि समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उसके बाद अवतल उत्तल होती क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पापा के बारे में, मतलब इस गोलीय दर्पण समतल दर्पण के पिताजी अर्थात दर्पण को। देखिए पहले यहाँ पे हम दर्पण लिए। ठीक, दर्पण मीन्स मिरर। क्या होता है? मिरर। अब समझो पहले अगर कोई पूछे कि सर ये दर्पण से आप क्या समझते हैं तो बताइएगा। देखिए कोई पूछे कि सर दर्पण से आप क्या समझते हैं तो बताइएगा ऐसा तल या ऐसा सतह जिसे एक ओर से कलाई कर मीन्स पेंट कर दूसरे तल को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं या सतह बना देते हैं, वही क्या कहलाती है? दर्पण। ये मान लो कि समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई कांच का एक प्लेट है, मान लीजिए कोई कांच का प्लेट है, इसको क्या कहेंगे हम? कांच का प्लेट। ठीक, कांच का प्लेट। अच्छा बताइए इस कांच के प्लेट में कितने सतह होती है? दो सतह। कितने सतह होती है? दो सतह। एक ये वाली सतह होगी, एक ये वाली सतह होगी। ठीक, अच्छा ये हम भी पूछना चाहते हैं कांच के प्लेट में दो सतह है, इस दो सतह में से अगर किसी भी एक सतह को हम क्या करें? पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। अब समझो क्या बोल रहे हैं? पॉलिश कर दें। अब समझो जब किसी कांच के प्लेट के में उपस्थित दो सतह में से किसी एक सतह को हम क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। मतलब क्या? इसमें दो सतह है, एक ये है और ये है, इन दोनों में से किसी एक भी सतह को, तो मान लो कि सतह को मैं पेंट कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं? कलई। क्या करते रहा हूं जी? कलई करते रहा। अच्छा ये बताइए प्लेट में दो सतह हो गया और दो सतह में से किसी एक सतह को पेंट तो कर दिया, लेकिन ये वाला जो सतह बच गया है जिसको हम भी पेंट किए हैं उस सतह को कहेंगे क्या? याद रखिएगा इस सतह को कहेंगे हम परावर्तक तल। क्या कहेंगे? परावर्तक तल। ओके, परावर्तक तल। अब समझो कोई पूछे कि दर्पण क्या होती है तो बताइएगा किसी कांच के प्लेट में उपस्थित दो सतहों में से किसी एक सतह को पॉलिश कर दे तथा दूसरे सतह को क्या कर दे? परावर्तक पृष्ठ बना दे, परावर्तक तल बना दे, वही क्या कहलाती है? दर्पण। क्या कहलाती है? दर्पण। ध्यान से देखिएगा बता रहे हैं किसी कांच के प्लेट में किन्हीं दो सतहों में से किसी एक सतह को पॉलिश कर दे तथा दूसरी सतह को परावर्तक
एक अपारदर्शी होती है, एक अल्पपारदर्शी होती है, जो कि आपके अगले लेक्चर में हो गया था। आइए आप देखिएगा, जो कांच जो प्लेट होता है, सॉरी जो दर्पण होता है हमेशा क्या होता है, अपारदर्शी होता है। कांच में और प्लेट में, कांच में और शीशा में अंतर होता है। ये कांच जो होता है ये हमेशा पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन जो कांच को हम पेंट किए हैं वो पेंट काहे किए, ताकि वो अपारदर्शी बन सके। ध्यान दीजिएगा, ये पारदर्शी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। कोई दिक्कत? ये आपका मिरर हो गया, क्या हो गया, मिरर, मतलब दर्पण हो गया। लेकिन याद रखिएगा दर्पण दो प्रकार की होती है, एक समतल दर्पण होती है, एक गोलीय दर्पण होती है। याद रखिएगा जो गोलीय दर्पण होता है इनका भी दो प्रकार होता है। पहले होता है अवतल दर्पण, दूसरे का होता है उत्तल दर्पण। तो मैं इसको क्लीन करना चाहूंगा, इसको साफ करना चाहूंगा और उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको हटा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब समझो, अब देखो, अब ये जो दर्पण है इस दर्पण के दो लड़के, कितने लड़के थे, दो। एक का नाम था समतल, दूसरे का नाम क्या था, गोलीय। एक का नाम था समतल दर्पण, एक का नाम था गोलीय दर्पण। लेकिन याद रखिएगा जो गोलीय दर्पण था ना, इस गोलीय दर्पण का भी दो लड़के थे। एक लड़के का नाम था अवतल, एक समतल दर्पण, एक लड़के का नाम था जी उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, इसको हटा रहे हैं और उसके बाद समतल दर्पण पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हटा रहे, ठीक, इसको हटा रहे हैं। अगर मैं ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर कोई पूछे कि समतल दर्पण क्या होता है, ध्यान दीजिए। समतल दर्पण किसे कहते हैं, याद रखिए किसी समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब एक सुनिए, समतल दर्पण, यहाँ पे क्या लिखा गया है, समतल दर्पण। अब देखो सुनो, ये जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, अगर इसको परिभाषित करना है तो सबसे पहले एक और एग्जांपल देखिए, वही वाला दर्पण वाला। देखिए मान लीजिए कि आप लोगों को हम प्लेन क्या लिए है, प्लेन समतल लिए, क्या लिए, समतल लिए, समतल कांच, ओके, कोई समतल कांच लिए, ठीक। ये जो समतल कांच है, ये कांच के किसी एक भाग को हम बाहरी से कलई करते हैं, बाहर से मान लीजिए कलई करते हैं। तो याद रखिएगा इस वस्तु में जब किसी समतल कांच को बाहर एक ओर से कलई कर दे तो आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरा तल बचेगा वो भी समतल पृष्ठ बचेगा। कैसा बचेगा, समतल पृष्ठ बचेगा। मतलब याद रखिएगा, कोई पूछे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं तो बताइएगा ऐसा दर्पण या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, इसको क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे बताए थे आपको, परावर्तक पृष्ठ या तल, परावर्तक तल। अगर पूछे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं तो बताइएगा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, मतलब ये वाला जो दूसरा तल देख रहे हैं जिसका परावर्तक तल का हो, जिसे बताइएगा समतल हो। कैसा हो, समतल। ध्यान रखा बोलिए, कोई पूछे कि समतल दर्पण क्या होता है तो बताइएगा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब परावर्तक तल समतल हो। कैसा हो जी, समतल हो, वो क्या कहलाता है, बताइएगा समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण। फिर से देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब परावर्तक पृष्ठ प्लेन हो उसे क्या कहेंगे हम, समतल दर्पण। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यह आपका जो समतल दर्पण होता है, इस समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अभी बताएंगे नहीं, अभी आगे चल करके आपको बताएंगे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा इसका झलक ले लीजिए। जो समतल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी। क्या बनता है, आभासी। आभासी मतलब होता है एक दूसरे को काटेंगे नहीं बल्कि आती हुई प्रतीत होंगी। जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो वो जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो हमेशा सीधा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, सीधा। सुनो, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, सॉरी हमेशा आभासी बनता है। लेकिन जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो हमको दिखाई कैसे देता है, सीधा। जो कि आपको अगले लेक्चर में ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाकर दिखाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसको अभी तक रोके ताकि बाद में जब प्रतिबिंब पढ़ाएंगे तो उस प्रतिबिंब के अनुसार पहले समतल दर्पण पढ़ा देंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा बनाएंगे। ओके, तो इसको हटा रहे हैं। समतल दर्पण में कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात और बता रहे थोड़ा सा से जब आता है थोड़ा सा, अब आ जाए थोड़ा सा गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। इसको उठा रहे हैं आज। अब आइए थोड़ा सा गोलीय दर्पण। देखो सुनो, एक गोलीय दर्पण, अब समझिएगा, याद रखिएगा जो गोलीय दर्पण होता है ना सर, ये गोलीय दर्पण हमेशा दो प्रकार से, मतलब दो गोलीय दर्पण कितने प्रकार से है? दो प्रकार से। एक दर्पण आपका होता है अवतल, एक होता है उत्तल। ठीक, देखो एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार से होती है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होती है उत्तल दर्पण। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम पढ़ लें कि गोलीय दर्पण होती क्या है, और उसके बाद इसके मतलब जो भी पार्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समतल दर्पण की परिभाषा बताया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे कहते हैं समतल दर्पण। लेकिन यहाँ पे है गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण भी बिल्कुल उसी के जैसा है, इसके नाम में ही उसका मतलब परिभाषा छुपा है, समझिएगा। अगर पूछे कि गोलीय दर्पण क्या होती है, गोलीय दर्पण क्या होती है, तो बताइए कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से प्रकाश का मुड़ाव हो सके, ऐसा दर्पण जैसे जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, कहो जी गोलीय अर्थात गोल हो, उस दर्पण को क्या कहते हैं? बताइएगा गोलीय दर्पण। मतलब समझिए हम बोले हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, मतलब ये गोल हो गया। ओके, अब इसमें परावर्तक पृष्ठ दिखाना है आपको। तो मान लीजिए ये गोल है, अगर इस गोल को अगर हम भी इधर से काट देते हैं तो काटने के दौरान इस प्रकार से आपको मिलेगा, ये भी इस प्रकार से मिलेगा, मिलेगा ना जी? बताइए हम मान लीजिए कि इस दर्पण को इधर से काट दिए और इसको भी काट दिए। अच्छा ये बताइए इसमें दो स्थितियां बन रही है, दो स्थितियां बन रही है। समझो पहले हम बता रहे हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, इस पर मतलब गोलीय हो ही गया, लेकिन मान लीजिए कि हम इधर से इसको कलई करते, ओके इधर से क्या करते हैं हम कलई कर दिए, इसको भी अंदर से क्या करते हैं हम कलई कर दिए। ओके, एक को बाहर से किए एक को अंदर से किए हैं, तो इसी तल को क्या पढ़ा देते हैं हम गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे क्या कहेंगे हम? गोलीय दर्पण। लेकिन ये जो गोलीय दर्पण होती है, इस गोलीय दर्पण में दो पार्ट होती है, एक अवतल दर्पण होती है, एक उत्तल दर्पण होती है। तो सबसे पहले आप पढ़ना जा रहे हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब समझिए थोड़ा सा, ये जो दो दर्पण निर्माण हुई है, इन दर्पणों को हम पहचानेंगे कौन सा दर्पण कैसे है, किस दर्पण का कौन सा नाम है। समझिएगा एक पासा जो अवतल दर्पण होता है ना, इस अवतल दर्पण में जो पॉलिशदार सतह होता है, पॉलिशदार सतह होता है हमेशा उभरे हुए तल होता है। क्या होता है? उभरा होता है, उभरा होता है, तल उभरा होता है। उसके बाद इसमें परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है? अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है? परावर्तक तो याद रखिए परावर्तक तल हमेशा धंसा हुआ भाग होता है। क्या होता है? धंसा हुआ भाग। सुनो क्या बोल रहे हैं, अवतल दर्पण का पहचान होता है कि जो पॉलिशदार सतह होता है हमेशा उभरा हुआ तल से, कहाँ से होता है? उभरा हुआ तल से, मतलब उठे हुए तल से। अगले बात जो अवतल दर्पण में परावर्तक तल होता है हमेशा धंसा हुआ भाग से, धंसा हुआ भाग से। ओके, अब देखिए समझिएगा। उसके बाद जो उत्तल दर्पण होता है, इस उत्तल दर्पण में जो पॉलिशदार सतह होता है, पॉलिशदार होता है, याद रखिए हमेशा पॉलिशदार सतह धंसे हुए भाग होता है। क्या होता है? धंसा हुआ भाग। ठीक, धंसा हुआ भाग। लेकिन जो इसमें परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ मीन्स तल, जो परावर्तक तल होता है हमेशा उभरा हुआ तल से। कहाँ से होता है? उभरा हुआ। अब समझो इसको, देखिए परिभाषा मतलब इसका कुछ नहीं है, मतलब एकदम सिंपल सी है, केवल समझना। देखिए हम क्या बोले हैं, अवतल दर्पण में जो पॉलिशदार सतह अर्थात जो कलई की हुई सतह होती है हमेशा उभरा हुआ तल होता है। कौन सा तल होता है? उभरा हुआ। उसके बाद जो परावर्तक तल होता है हमेशा किस कहाँ से होता है?
धंसा हुआ भाग से होता है। और उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा उत्तल दर्पण में जो उत्तल दर्पण जो पॉलीदार सतह होता है हमेशा धंसा हुआ भाग से होता है, और उसके बाद जो इसमें परावर्तक पृष्ठ होता है हमेशा उभरा हुआ तल से होता है। अब ध्यान दो क्या होता है, ये दोनों दर्पण देखिए ये उठा हुआ, देखिए ये उठा हुआ भाग है, देखिए उठा हुए भाग को देखिए उठा हुआ मतलब फिर सॉरी यहाँ पे उठा हुआ मतलब उभरा हुआ भाग को क्या किया पॉलिशदार किए हैं, और फिर बाद आंतरिक हिस्सा को मतलब धंसे हुए भाग को क्या किया परावर्तक पृष्ठ बना दिए। तो बताइए जिस दर्पण में उठे भाग को पलाई कर दिए हैं अंदर से परावर्तक पृष्ठ बना दिए, उस दर्पण का नाम क्या कहलाएगा? याद रखिए उस दर्पण का नाम होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। ओके दर्पण। ओके कोई दिक्कत कोई संदेह नहीं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा जी उत्तल दर्पण में क्या है जो पालीदार सतह है और धंसे हुए भाग से होगा। देखिए इसको पालीदार सतह है, देखिए धंसे भाग से किए हैं मतलब ये उठा हुआ है, ये धंसा हुआ, धंसे हुए भाग को क्या करना है हमको पॉलिश करना है। अगर बच्चे परावर्तक पृष्ठ मतलब परावर्तक जो तल है उस तल को क्या किए उभरा हुआ, मतलब ये परावर्तक पृष्ठ का होना चाहिए उभरा हुआ। देखिए मतलब ये आपका दर्पण है, दर्पण में पॉलिशदार सतह कहाँ है धंसा हुआ भाग है, अगर परावर्तक पृष्ठ का है उठा हुआ है। तो बताइए इस दर्पण का नाम क्या होगा? इस दर्पण का नाम होगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ओके कोई दिक्कत नहीं? अच्छा बताइए इसमें कोई मतलब इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से या जो भी है जैसे आपको पूछना है पूछ सकते हैं आप लोग। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कोई दिक्कत है नहीं है? आप समझिएगा। अब यह बात आता है सर इसका परिभाषा, बात आएगा परिभाषा मतलब इसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास शॉर्ट है मतलब इसी के अनुसार इसका परिभाषा भी है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रकार। ठीक थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको हटा रहा हूँ और उसके बाद लिख रहा हूँ। ठीक अब आइए थोड़ा सा गोलीय दर्पण के में पहले देखिए गोलीय दर्पण की परिभाषा पहले लिख रहे हैं। गोलीय दर्पण मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं? याद रखिएगा इसके आगे लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार होता है। पहला एक नंबर में होता है अवतल दर्पण। कौन सा अवतल दर्पण? अवतल दर्पण। अब देखिए इसको लगातार परिभाषित करते जा रहे हैं। अब देखिए अवतल दर्पण, अगर पूछे कि अवतल दर्पण क्या होता है तो बताइए ऐसा दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें धंसे हुए ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए तल को कलई कर धंसे हुए तल को परावर्तक
तल बना देते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम क्या बोले थे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए तल को कलई कर धंसे हुए तल को परावर्तक तल बना देते हैं, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, तो आपका गोलीय दर्पण होते हैं। लेकिन आपको बताना है, याद रखिएगा, ये आपको बताना है अभी उत्तल दर्पण का। किसका बताना है? उत्तल दर्पण। आप हेडिंग लगाएंगे उत्तल दर्पण, दूसरा में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अब समझिए थोड़ा सा उत्तल दर्पण। देखिए आप लोग उत्तल दर्पण की परिभाषा बताए थे, ऐसा दर्पण, ये आपको बताए थे कि ऐसा दर्पण जिस धांसे भाग को कलई कर उभरे हुए तल को परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे, परावर्तक तल बनाएंगे, उस दर्पण को क्या कहेंगे हम? उत्तल दर्पण। तो इसी बात को लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें धंसे हुए भाग को कलई कर उभरे हुए तल को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए आप लोगों को बताया हम ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें धंसे भाग को कलई कर, मतलब ये धंसा हुआ भाग है, इसको हम क्या पेंट किए हैं, पेंट करने के दौरान उभरे हुए तल क्या बना दिए हैं? परावर्तक पृष्ठ बना दिए हैं। याद रखिएगा इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये है, इसको कहेंगे परावर्तक तल। अपने बाद इस दर्पण का परावर्तक तल ये है, ठीक, ओके। इसको कहेंगे क्या हम जी? परावर्तक तल, ओके। अब समझिए एक बात और, याद रखिएगा जिस ओर से, मतलब जिस दर्पण में परावर्तक तल हो, याद रखिए उसी ओर से किसी भी प्रकाश की किरण को लाएंगे। जैसे मान लीजिए कहोगे सर इसमें अगर प्रकाश की किरण को लाना होगा तो क्या हम इधर से ला सकते हैं? याद रखिएगा जिस ओर से पेंट किया जाता है उधर से प्रकाश की किरण को लाया नहीं जाता है, बल्कि जिस ओर से परावर्तक पृष्ठ बना हुआ उस ओर से प्रकाश की किरण को लाते हैं या अपने फेस को देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डाउट में नहीं जीना है आप लोगों को, एकदम मतलब एकदम आप लोगों को निर्भीक होकर पढ़ना, एकदम सिंपल भाषा में पढ़ना, ठीक है। इसको डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये तो मान लीजिए आपका हो गया, इसका मतलब सबका परिभाषा हो गया। लेकिन इसके बाद आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण द्वारा कुछ संबंधित परिभाषा है। मतलब गोलीय दर्पण के संबंध में जो भी परिभाषाएं आती है, जो भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को भी आज पढ़ेंगे, और उसके बाद जो भी आगे मतलब प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को भी बताएंगे। तो आगे चलते हैं, इसको बता रहे हैं, लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लिए, इसको हटा रहे हैं। अब आगे देखिए थोड़ा सा, अब आते थोड़ा सा गोलीय दर्पण पर। परिभाषाएं
सुनो देखो, हेडिंग है गोलीय दर्पण द्वारा कुछ संबंधित परिभाषा है। जैसे याद रखिएगा यहाँ पे है संबंधित परिभाषा के रूप में होता है आपका दर्पण का ध्रुव, जिसको हम दर्पण का ध्रुव, ठीक। 2 नंबर पढ़ेंगे आप लोग, 2 नंबर पढ़ेंगे वक्रता, वक्रता केंद्र, उसके बाद आप पढ़ेंगे 3 नंबर में वक्रता, वक्रता त्रिज्या, और इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे 4 नंबर में मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अगर बात 5 नंबर आप पढ़ेंगे, 5 नंबर में आप पढ़ेंगे, 5 नंबर में आप पढ़ेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। उसके बाद छठवां पढ़ेंगे आप लोग, छठवां पढ़ेंगे आप लोग फोकस, मुख्य फोकस दूरी, इसको आप फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, फोकस दूरी, ठीक। अब समझिए, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे 7वां में दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, ओके। अब समझो दर्पण का द्वारक पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग का लगाएंगे गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण पर कुछ संबंधित परिभाषा, मतलब आपको अवतल दर्पण द्वारा भी पढ़ना है, अवतल, और उसके बाद उत्तल दर्पण भी पढ़ना है, ठीक है। अब समझो, अब थोड़ा देखो दर्पण का द्वारक में, दर्पण का ध्रुव देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया है कि गोलीय दर्पण में दो, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा एक चित्र बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये आपका चित्र हो गया। अगर यहाँ पे पूछे, अगर ये चित्र बना कर पूछे कि कौन सा दर्पण का नाम है, तो आप लोग एकदम बेहिचक बनाइए, बताइएगा, ठीक। और इसको भी मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ओके। अब समझिए, मान लीजिए कि इस कांच के इस कांच में हम बाहर से कलाई कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कलाई कर रहे हैं, इसको हम बाहर से कलाई कर रहे हैं, इस दर्पण को हम अंदर से कलाई कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, हम अंदर से कलाई कर रहे हैं, ठीक, ओके। अब समझिए, आपको ये बात समझनी है। सबसे पहले हम बताएंगे ये जो दोनों दर्पण है, ये दोनों दर्पण किसके भाग है, बोलिए दर्पण के। मतलब ये जो दर्पण का निर्माण हुआ है किसी ना किसी गोले से ही निर्माण हुआ कि नहीं होती है। मान लीजिए कोई गोला है, ठीक। अच्छा ये बताइए, कोई भी गोला, मतलब जो भी है, ये जो भी गोला है, जो भी वृत्त है, इस वृत्त का कुछ ना अपना कुछ केंद्र होगा कि नहीं होती है। मानता हूँ इसको हमने काट दिया, इसको मैं काट दिया, तो काटने के पास 2 हिस्सा बटेंगे, तो इस दर्पण का मतलब इस कांच का एक अपना केंद्र होगा और इस कांच का भी एक अपना केंद्र होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि इस दर्पण का अपना केंद्र इसका यहाँ हो जाएगा, ठीक ठीक, ओके। इस दर्पण का अपना केंद्र कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ओके। चलिए ठीक है, ओके, मानते हैं, मानिए। अच्छा ये बताइए, कोई पूछे कि ये बताइए ये दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाता है, मतलब दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, एम, इसको एन मान लीजिए। अब देखिए सुनिए, यहाँ से एम और एम देख रहे हो, एम और एम क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, मतलब ये दर्पण है। दर्पण में याद रखिएगा जो गोलाई किया गया सतह ये परावर्तक पृष्ठ, इस परावर्तक पृष्ठ के जो मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु है ना, याद रखिएगा इसी मध्य बिंदु का नाम होता है क्या चीज, ध्रुव। क्या कहलाता है, ध्रुव। कोई पूछेगा ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु या परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहलाती है, दर्पण का ध्रुव कहलाती है। सुनो पहले, ये सबका है परावर्तक तल, एम और एन का है, ये परावर्तक तल है। इस एम और एन के जो बीच है, यहाँ पे देख रहे हैं परावर्तक बिंदु, इस परावर्तक बिंदु को क्या कहेंगे हम, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। मतलब परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहलाती है, ध्रुव कहलाती है। ध्रुव को हम पोल क्या कहते हैं, पोल, P-O-L-E। अच्छा ये बताइए, अगर मुझे दर्पण को ध्रुव को किससे प्रेजेंट करेंगे, तो दर्पण के ध्रुव को हमेशा P से प्रेजेंट किया जाता है। किससे प्रेजेंट किया जाता है, P से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ओके। तो देखो उसी प्रकार से ये भी है, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। उसी प्रकार से ये इसका भी परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु यहाँ पे है कि नहीं होती है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, ध्रुव कहेंगे, ओके। परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहलाती है, ध्रुव कहलाती है। लेकिन एक बात बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप केंद्रक देख रहे हैं, ये केंद्रक
केंद्र किसी न किसी गोले का भाग ही है कि नहीं बताइए। जैसे मान लीजिए अगर इस दर्पण को हम आगे बढ़ाते, क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक, तो ये गोला का निर्माण करेगा ना, जैसे बोलिए इसी दर्पण को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के पश्चात किसी न किसी गोला का निर्माण करेगा। उसी प्रकार से इसको भी हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने के पश्चात ये भी किसी न किसी दर्पण का निर्माण करेगा, करेगा कि नहीं होती है, ये भी किसी न किसी दर्पण का निर्माण करेगा। ओके, अब बताइए किसी न किसी दर्पण का निर्माण करेगा तो करने का मतलब क्या, एक बीच में कोई ना कोई सेंटर होगा। अब समझिए अगर पूछिए कि दर्पण का केंद्र मतलब वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं, तो यह एक खोखले गोले का भाग है। देखिए तो ये जो दर्पण देख रही है खोखले गोले का भाग है ना, तो यह दर्पण एक खोखले गोले का भाग है जिसके बीच बना केंद्र, जिसके बीच बना केंद्र क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, कोई कहेंगे वक्रता केंद्र क्या होती है, किसे कहते हैं, तो बताइएगा यह दर्पण एक खोखले गोला का भाग है, यह एक दर्पण खोखले गोले का भाग है जिसके बीच बना केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को हम सी से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, सी से। तो यहाँ पे आपको मिल गया सी, यहाँ पे मिल गया पी, यहाँ पर भी इसका मिलेगा जी सी। ओके, इसको थोड़ा सा हटा लीजिए, थोड़ा सा अब आगे देखिए। जब ये वक्रता केंद्र हो गया तो वक्रता केंद्र होने के बाद आप पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, क्या पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या। जिस प्रकार से वक्रता केंद्र एक गोले खोखले गोले का भाग है, उसी प्रकार से वक्रता त्रिज्या भी एक खोखले गोले का भाग है, वक्रता त्रिज्या भी एक खोखले गोले का भाग है। तो कोई पूछे कि बताइए वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, बताइएगा वक्रता त्रिज्या के बारे में कोई कुछ बताइएगा। दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके बीच में बना त्रिज्या, उसके बीच में बना त्रिज्या, थोड़ा सेंटर में ले जाए, उसके बीच में बना त्रिज्या क्या कहलाता है, उसके बीच में बना त्रिज्या क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब समझिए वक्रता त्रिज्या जो होता है ना, उस वक्रता त्रिज्या को r से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, r से। याद रखिएगा रजिस्टर r से करते हैं, अगर बात है इसको भी किससे प्रेजेंट करेंगे, r से प्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सी वक्रता केंद्र सी, इसके बीच में r, ओके, आइए हम बोल हुए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हटा दीजिए थोड़ा सा, इसका काम करता। अब आइए थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए अब बात आती है मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष। अब समझिएगा मुख्य अक्ष क्या होती है, देखिए सुनिए, ये जो वक्रता केंद्र होता है, मतलब कि आपको पता है कि एक वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे सी होता है, सबको पता है। सी और पी से पी के बीच की दूरियां, मतलब यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरियां वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको भी थोड़ा सा हटा है, ये भी थोड़ा सा हटा है, उसके बाद आपको दिखाएंगे। कोई पूछे कि सर ये मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, तो एक बात ध्यान दीजिए, जो एक रेखा वक्रता केंद्र से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव की ओर जाती है, माने का मतलब है कि ये कोई काल्पनिक रेखा है, ये जो काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव की ओर जाती हो, वक्रता केंद्र से होकर ध्रुव की ओर जाती हो, उस वाली रेखा को क्या कहते हैं, उस वाले अक्ष को कहते हैं मुख्य अक्ष। माने का मतलब है वक्रता केंद्र व ध्रुव से जाने वाली सरल रेखा, वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, समझिएगा मुख्य अक्ष। अब समझिएगा इस मुख्य अक्ष पे यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है। लेकिन आपको भी बताया कि जो वक्रता केंद्र होता है, जो ध्रुव होता है, एकरा बीचवा के जो दूरिया होला, एकरा बीचवा के जो दूरिया होला, ये वक्रता त्रिज्या कोनो दिक्कत याद रखना। वक्रता त्रिज्या के r से प्रेजेंट करने जाए वक्रता केंद्र के c से, अगर दर्पण के ध्रुव को किससे प्रेजेंट करते हैं, p से। मतलब कोई पूछे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र व ध्रुव से ऊपर जाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। या यहाँ पर कोई बात है, वक्रता केंद्र व ध्रुव से ऊपर जाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब सबसे इंपोर्टेंट है यहाँ पे मुख्य फोकस। सबसे पहले इंपोर्टेंट क्या है, मुख्य फोकस। अब यहाँ पे मुख्य फोकस को समझेंगे और समझने के पश्चात आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे व्यक्ति है, ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको वो प्रकाश इस मुख्य अक्ष के, इसको क्या कहेंगे, जरूरत है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे मुख्य अक्ष, ठीक, इसको भी मुख्य अक्ष कहेंगे और इसको भी मुख्य अक्ष कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, अब यहाँ पे दिया गया मुख्य फोकस, तो मान लीजिए मुख्य फोकस दिया गया है, तो यहाँ पे मुख्य फोकस दिया गया है, देने के पश्चात यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये तो मान लीजिए r हो गया, मतलब इसके बीच में r हो गया, मानता हूँ r हो गया, ठीक। अच्छा ये बताइए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, किसके समांतर,
मुख्य अक्ष के समांतर, सीधा चलना, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। लेकिन तुम लोगों को पता है जब कोई भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात किसी न किसी बिंदु से निकलेगी, किसी न किसी बिंदु से निकलेगी। ध्यान रखना, ये क्या हो गया, आने वाली किरण होगी या ये लौट कर जाने वाली किरण होगी। ठीक, अब समझिएगा। उसी प्रकार से बताइए इसमें प्रकाश की किरण कहां से लाएंगे, इधर से नहीं, याद रखिएगा इधर से कलाई किया इधर से गिराएंगे, लाएंगे इधर से, इधर से। अब समझिएगा जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो जाने के पश्चात क्या यह किरण इस दर्पण को पार कर पाएगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि पीछे से पेंट किया गया है। तो क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, किसी न किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो जाएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये है और ये है। अब समझिएगा यहाँ से किसी न किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होता ही है, ये वो कहता कितने क्या पढ़ते रहे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जहाँ जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होता है, समझिएगा ये मान लीजिए कि आपका है आगे, ठीक, ओके, इसको डैश 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 के रूप में दिखा रहा, ठीक। अब देखिए ध्यान से इन दोनों में थोड़ा अंतर देखिए। जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले गए तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु को काटा है। इसको भी जब मुख्य अक्ष के समांतर ले जाने के पश्चात वो आप देख रहे हैं कि किसी न किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही है या जाते हुए प्रतीत हो रही है। याद रखिएगा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यह काटती है तो उसी कटान बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसको भी क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। अब समझो, अगर कोई पूछे तो बताइए मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये लाइन मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये लाइन है, मतलब ये किरण है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाती हो तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर घटती है उसी कटान बिंदु को क्या कहते हैं, बताइएगा मुख्य फोकस। अब समझिएगा आप दोनों को किस प्रकार से कंबाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मुख्य फोकस से पूछे, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, बताइएगा जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जाने के पश्चात मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उसी कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहेंगे उसको, मुख्य फोकस। फिर से ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जनवरी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है या आती हुई प्रतीत होती है उसी कटान बिंदु को या आती हुई प्रतीत को क्या कहेंगे, दिएगा मुख्य फोकस। जब भी आप प्रतीत का नाम लेंगे तो समझ लीजिएगा वो किरण डैश डैश के रूप में दिखाया गया और डॉट डॉट के रूप में होगा। यहाँ पे वास्तव में काटी है, यहाँ पे दिखाया, मतलब यहाँ पे प्रतीत किया जा रहा है, समझना है आपको। अब देखिए थोड़ा सा, ये क्या हो गया, मुख्य फोकस। क्या हो गया, से मुख्य फोकस। आपको पता है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से और यहाँ के पूरा बीच की दूरी वो करते त्रिज्या का था। यहाँ से मतलब यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी यहाँ से और यहाँ के सॉरी यहाँ के और यहाँ के पूरे बीच के दूरी का कलाला वो करता त्रिज्या का कलाला। चलो ठीक बा, आगे देखो थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखना, ध्यान दीजिएगा। अब आता है मुख्य फोकस। अब देखिएगा थोड़ा सा, जो मुख्य फोकस होता है इस मुख्य फोकस को हम एफ से प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं, एफ। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो फोकस दूरी है सर, फोकस दूरी, अगर पूछे फोकस दूरी क्या होती है तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। ये ध्रुव देख ही रहे हो, मुख्य फोकस देख ही रहे हो। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरियां है, देखिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरियां है, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया और ये हो गया, देख रहे हो। इन दोनों के बीच की जो दूरियां होंगी वही क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस दूरी। क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ध्यान से फिर से इन्हें वो ये ध्रुव है, कहा जी ध्रुव है मतलब पोल है, पोल और ये मतलब ये एफ है, मतलब फोकस दूरी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। मतलब फोकस दूरी के बारे में पूछे, फोकस दूरी क्या होती है तो बताइएगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। कोई दिक्कत चाहिए, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अब ध्यान दीजिए, थोड़ा एक और बच गया है जिसको कहेंगे हम दर्पण का द्वार। क्या कहेंगे उसको, दर्पण का द्वार। अच्छा ये बताइए, ये देखिए मान लीजिए कोई दर्पण, आपको पता है कि दर्पण है, ठीक। ये दर्पण को हम बाहर से अप्लाई किए, ठीक, ओके, बाहर से अप्लाई किए मतलब घर तरफ से अप्लाई किए। अच्छा ये बताइए, ये जो तल दिख रहे हैं आप, जो परावर्तक पृष्ठ देख रहे हैं, इस परावर्तक पृष्ठ का ये क्या कहलाएगा बताइए,
पृष्ठ है, मतलब ये परावर्तक पृष्ठ है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, गोला है, अगर ये गोले को पूरी तरह से हम क्या करते हैं, कलई करते हैं, क्या करते हैं, कलई करते हैं। कलई करने के पश्चात एक सेंटर से अगर कोई लाइन होगा, चाहे सेंटर में एक लाइन खींची, तो ये लाइन कौन सी कम करेगा, अगर ये लाइन किसका कम करेगा, व्यास का, किसका कम करेगा, व्यास का। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ में किसको खींचे हैं, व्यास को खींचे हैं। अब समझिएगा, तो पूछे कि दर्पण के द्वारा क्या होती है, कहते किसने, तो बताइएगा परावर्तक पृष्ठ के व्यास, परावर्तक पृष्ठ के व्यास क्या कहलाती है, दर्पण की द्वारा कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा फिर से, परावर्तक पृष्ठ के जो व्यास होता है वही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारा कहलाता है। एक बात और, ये जो दर्पण का द्वारक होता है, ये दर्पण के द्वारक को आवश्यकता अनुसार, किसके अनुसार, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, समझ रहे हैं क्या बोले हम, मतलब कि जो दर्पण का द्वारक है, दर्पण के द्वारक को आवश्यकता अनुसार हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब ये जो एम है, मान लीजिए एम है, ये एम है, तो इसको हम आवश्यकता अनुसार एम और एन को पास में कर सकते हैं। मतलब इस एम और एन को छोटा करके, मतलब इस एम और एन को छोटा करके हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी एम लिख सकते हैं और एन लिख सकते हैं। ओके, मतलब जब आवश्यकता पड़े तब, ठीक है। चलिए डायरेक्ट को अब इन सभी लोगों का परिभाषा, मतलब इन सभी का परिभाषा लिख दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हटा दे इसको, हटा, ठीक, थोड़ा ध्यान देंगे। अभी सबको हटा रहे हैं, हटाने के पश्चात यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले हम लिखेंगे दर्पण का ध्रुव, क्या लिखेंगे, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव मतलब पोल। समझो पहले, दर्पण का द्वारक में पहले पढ़ेंगे ध्रुव। अब यहाँ देखिए आपका कोई ठीक, एक में बाहर से कलई कर दिए, एक में अंदर से कलई कर दिए। अब वो करना है, ये बताइए ये पूरे तल को, मतलब ये जो तल आप देख रहे हैं जो कलई नहीं किया गया, उस तल को क्या कहेंगे, परावर्तक तल कहेंगे। अब देखिए परावर्तक तल है, कोई पूछे परावर्तक तल क्या, मतलब कि कोई पूछे कि यहाँ पे ध्रुव क्या होता है, तो परावर्तक तल के मध्य में ध्रुव कहलाती है। इसी बात को लिखने जा रहे हैं। तल की मध्य बिंदु, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ओके, अब समझिए कहलाता है। याद रखिएगा जो दर्पण का ध्रुव होता है, इसको अगर पूछे तो याद रखिए तथा इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं कौन सी, वक्रता त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ओके, समझिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। ओके, अब समझिएगा वक्रता केंद्र जो होता है, यह एक खोखले गोले का, यह एक खोखले गोले का भाग है, यह एक खोखले गोले का भाग है, जिसके बीच बना त्रिज्या, बना केंद्र, वक्रता केंद्र आती है, वक्रता केंद्र कहलाती है। आप समझिए कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र
बाद जिसको कोई पूछेगी इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो प्रदर्शित को किसे प्रदर्शित करते हैं, शीर्ष। ओके, अब ध्यान रखना 3 नंबर आज ये वक्र का त्रिज्या, वक्र त्रिज्या आपको बिल्कुल वही है, यह एक पतले गोले का भाग है, यह एक पतले गोले का भाग है जिसके बीच बना त्रिज्या वक्र त्रिज्या कहलाती है, वक्र त्रिज्या कहलाती है। ओके, क्या लीजिए याद रखिए, जो वक्र त्रिज्या होती है इस वक्र त्रिज्या को हम r से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको भी बताया 4 नंबर में, अभी आपको पता है मुख्य अक्ष, क्या होता है मुख्य अक्ष। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मुख्य अक्ष याद रखिएगा, ये जो मुख्य अक्ष होती है आपको अभी बताया कि जो दर्पण होता है, इस दर्पण का कोई ना कोई अपना एक सेंटर होता है, इसी प्रकार से यहाँ पर ध्रुव होता है, इसका कोई ना कोई अपना सेंटर होता है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो सेंटर होता है, इस सेंटर को आपको बता चुके हैं कि जो सेंटर होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, लेकिन आपको यह बता चुके हैं कि जो वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरियां है, इस ध्रुव के बीच की दूरियां को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ओके। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब देखिए मुख्य अक्ष एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है, मतलब ये केवल इमेजिन की गई है कि हाँ ये मुख्य अक्ष है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ये जो मुख्य अक्ष होती है हमेशा वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाती है। कहां से जाती है, वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाती है, मतलब यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली अक्ष क्या कहलाती है, तो बताइएगा मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिए फिर से, वक्रता केंद्र मतलब C, ध्रुव मतलब P, वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। जो मुख्य अक्ष होती है हमेशा काल्पनिक रेखा के काम करती है, इसको कहेंगे हम मुख्य अक्ष। ओके, मुख्य अक्ष याद रखिएगा, इसमें भी यहाँ पे ये ध्रुव P होता है, ये वक्रता केंद्र C होता है, P और ये C के बीच की जो दूरियां है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, इसको लिखने जा रहे थोड़ा सा, वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दें थोड़ा सा, ये तो मान लीजिए मुख्य अक्ष हो गया, लेकिन इसके बाद आपको हम पढ़ाएं अभी मुख्य फोकस, जो कि यही इंपोर्टेंट है। मुख्य अक्ष इस मुख्य अक्ष का भी बताया है, इसको थोड़ा सा अलग से चित्र बना रहे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई आपको बता दे कि आपका यह दर्पण है, दर्पण में कौन सा है आपको भी देख लीजिए, कौन सा दर्पण है, ये भी दर्पण है और ये भी दर्पण। ठीक, इस दर्पण को हम बाहर से कलाई कर रहे हैं, ठीक, ओके, और इस दर्पण को हम अंदर से कलाई कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये बातें आपको बता चुके हैं कि जो दर्पण का परावर्तक तल में जो मध्य बिंदु है ध्रुव होती है, इसका भी मध्य बिंदु ध्रुव हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि इससे एक वक्रता केंद्र भी होता है, इससे होकर जाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष होती है, आपको पहले बता चुके हैं। अभी जो है देखिए, वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, इसमें भी एक अपना वक्रता केंद्र होगा, ध्रुव होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, ये आपको वक्रता केंद्र। अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे आती है मुख्य फोकस। अब आती है यहाँ पे मुख्य फोकस। अब बात आती है कि सर ये मुख्य फोकस क्या है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य फोकस को मतलब परिभाषित करने के से पहले, मुख्य फोकस को परिभाषित करने से पहले जो भी प्रकाश की जो किरण होंगी हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर घूर्जन के समांतर
गुजरेंगे। ओके, गुजरेंगे। अब समझे क्या बोल रहे हैं? बोले हैं कि मुख्य फोकस को प्राप्त करने के लिए, मुख्य फोकस को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले जो प्रकाश की जो किरण होती है उसको मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। जैसे कहने का मतलब क्या, ये मुख्य अक्ष है, इसको क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष। ओके, मुख्य अक्ष। ओके, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर मतलब क्या है? समांतर मतलब ये ना बचेगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ये होगा। अब बताइए, मान लीजिए हम प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, लेकिन आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जब ले गए, ले जाने के पश्चात ये दर्पण है, कोई कांच नहीं है कि आकर चला जाएगा, ये दर्पण है, दर्पण है। अच्छा ये बताइए, जब ये मुख्य अक्ष समांतर जा रही है, दर्पण टकरा करके किसी न किसी बिंदु पर निकलेंगे? बोले हाँ या नहीं? निकलेंगे ना, बिल्कुल निकलेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, ये किरण आने वाली होती है, ये किरण टकरा कर जाने वाली होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर गया, जाने के पश्चात ये इस प्रकार से ये गया और ये निकल गया। अगर ये मतलब अगर ये कांच में कलई न किया गया, तो दर्पण में कलई नहीं किया गया, तो ये आकर चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कलई किया गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए गया नहीं है, लेकिन यहाँ से मान लीजिए कि कोई देख रहा है कि ये जो किरण है ये आती हुई प्रतीत हुई, क्या हो रही है? आती हुई प्रतीत हुई। अब समझो यहाँ पे, अब बात है इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मुख्य फोकस को परिभाषित कैसे करेंगे। तो मुख्य फोकस को परिभाषित एकदम सिंपल भाषा में करेंगे। देखिए ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका P है, मतलब ध्रुव है, ये भी आपका P है और ये भी आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, आप समझिए, परिभाषित करेंगे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, ये दर्पण है, दर्पण से यहाँ पर टकराई, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष मतलब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसी कटान बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। ध्यान रखा पानी है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण है, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या आती हुई प्रतीत होती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसी कटान बिंदु को क्या कहते हैं? बताइएगा, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं उसको? मुख्य फोकस। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने जा रहे हैं, और फिर बाद में इसमें कहीं डाउट हो तो पूछ लेंगे, आराम से पूछ सकते हैं हम लोग। देखिए, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ओके, ध्यान एकदम आपको सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जो मुख्य फोकस है इसको कैपिटल F से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? F से, जो कि यहाँ पर याद रखिए, इसका नाम बिंदु को क्या कहेंगे हम? मुख्य फोकस। क्या कहेंगे इसको? मुख्य फोकस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब इसके बाद आपको पढ़ाए थे आप लोग, हम 6वां नंबर में फोकस दूरी क्या बताए थे? फोकस दूरी। अब सुनो थोड़ा, फोकस दूरी आप एकदम सिंपल भाषा सुनिएगा। ये आप लोग F देख रहे थे, ये ध्रुव देख रहे हैं, F और P आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब देख रहे हैं एकदम आराम से देखिएगा, मतलब एकदम दिखाई दे रहा होगा F और P। याद रखिए F और
यानी पी के जो बीच की दूरियां है, मतलब ये वाला, ये और ये जो दूरियां दिखाई दे रही है, यही आपका क्या कहलाता है, फोकस दूरी। इसमें भी वही याद है, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी आपको दिख रहा है, एकदम अच्छे से देख रहे हैं। इसी को हम कहते हैं फोकस दूरी। मतलब याद रखिए, कभी पूछे फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फिर समझिए, देखिए, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ओके, मुख्य फोकस मतलब फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। इससे हम स्मॉल एफ से प्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको दिखाते हैं। ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो हो गया, लेकिन आपको एक बात बताए थे, यहाँ पे आपको बताए थे दर्पण का द्वारक, मतलब आपको बताए थे कि जो दर्पण का द्वारक होता है किसी भी दर्पण के व्यास का, मतलब ये पूरी व्यास है, ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ के में जो व्यास खींचे यही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दर्पण द्वारक, दर्पण का द्वारक मतलब परावर्तक और खींचा गया व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान, थोड़ा सा चीज शर्तें होती है, शर्तें आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा लिख लीजिएगा, जरूरत कमी है। अब देखिएगा, आपको बताया थे कि जो दर्पण का द्वारक होता है, परावर्तक तल पर खींचा गया व्यास, मतलब ये परावर्तक तल है, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन इस पे अगर इसको अगर एम, मान लीजिए एम है, ये एम है, अगर एम को एन से मिला देंगे, एम को एन से मिला देंगे, तो वही एम एन क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा, कहलाएगा दर्पण का द्वारक। ध्यान दीजिए, परावर्तक तल पर खींचा गया व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो दर्पण का द्वारक होता है, मतलब ये जो द्वार देख रहे हैं आप लोग, ये जो द्वार देख रहे हैं, आवश्यकता अनुसार, मतलब जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी जो द्वार है इसको मतलब छोटा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आपके ये पूरी तरह से परिभाषा है, किससे, गोलीय दर्पण द्वारा कुछ संबंधित परिभाषा है। अगर इसमें कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा। इसके बाद में कहूँगा कि इसको लिख लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं वेट करता हूँ। ठीक है, तो बस आज से इतना ही। इसके बाद आप लोगों को जो भी आगे वाला आइटम होगा उसको दूसरे लेक्चर में पढ़ाएंगे। इस वीडियो को बंद करने के पहले मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ थॉट हो जाए। लोग कहते हैं कि पढ़ाई करना बहुत आसान होता है, लोग कहते हैं कि पढ़ाई करना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं भी कहता हूं कि हाँ, पढ़ाई करना आसान होता है, लेकिन एक बात और, पढ़ाई उसी को मतलब आसान लगता है जो पढ़ाई के मायने में अपने आप को 8 घंटा 10 घंटा समर्पित करता हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 2 घंटा पढ़ रहा है, उसके बाद कह रहा है कि नहीं मैं इतना तेज हूँ, मैं इतना तेज हूँ, नहीं, 2 घंटा से कोई तेज नहीं होता है। तेज होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी घर मेहनत कीजिए, अच्छा से कीजिए। धन्यवाद, आगे चलते हैं, चलिए, ओके, धन्यवाद।